वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर देख रहे हैं, यूनिट 1 का। और ये यूनिट थोड़ा बड़ा था, इसके बाद जो यूनिट 2 आएगा वो छोटा है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस यूनिट में अगर टाइम लगा है तो दो रीज़न है। पहला तो ये यूनिट बड़ा है, और दूसरा चीज़ आप कुछ नया सीख रहे थे। अब स्टील के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हो। आप जान चुके हो यील्डिंग क्या होता है, रप्चर क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, आपको सब आइडिया है। तो अब हमको पढ़ाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यूनिट 1 नया भी था और बड़ा भी था, दैट्स वाई वी टेक लॉन्गर ड्यूरेशन, या टाइम जो है वो ज़्यादा लग गया। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या देखने जाएंगे। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में, यानी लास्ट वीडियो लेक्चर में, हम लोग पढ़ेंगे बिल्ट अप सेक्शन। क्या जानेंगे बाबू कि बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है, या बिल्ट अप मेंबर क्या होता है। दोनों आप बोल सकते हो, बिल्ट अप मेंबर भी बोल सकते हो। बिल्ट अप मेंबर, देखो बिल्ट अप मेंबर MEMBER मेंबर, जो वर्ड हो गया बिल्ट, ये बना बिल्ड से, BUILD, बिल्ड से। बिल्ड का मतलब बनाया गया है, यानी ये फैक्ट्री से बनकर नहीं आता है, इसको हम लोग अरेंज करते हैं। यानी बिल्ट अप सेक्शन को ना फील्ड में बनाया जाता है। ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एक चैनल सेक्शन का, तो याद करो चैनल सेक्शन कुछ इस तरह का दिखता है। दिस इज द चैनल सेक्शन। अच्छे से आप इस चीज़ को बढ़िया से समझोगे। हम जो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं सब आपके सिलेबस में है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बढ़िया से समझना। ये चैनल सेक्शन है। इस चैनल सेक्शन का सेंट्रॉइड कहीं पे होगा, तो ये एक एक्सिस रहा, दूसरा एक्सिस यहाँ पे है। तो मान लो कि आपने इसको एक्स एक्सिस बोला है और इसको वाई एक्सिस बोला, ठीक है। क्या बोल रहे हो बाबू, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर इसको हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सिस के वॉट, ध्यान से समझना, आई एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के वॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के वॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होगा। इसमें से एक एक्सिस वीक होने जा रहा है, दूसरा एक्सिस कमजोर होने जा रहा है। ये अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये बाई एक्सिस के अगेंस्ट आसानी से रोटेट करके बेंड कर जाएगा। अगर यही इसका एक्स एक्सिस के तरफ से बेंड कराने जाए तो इसका बेंडिंग स्ट्रेंथ या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस इज लार्ज। आप इसको देख भी सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट इसका ज्यादा बड़ा होगा। यानी अगर ये कॉलम फेल करेगा तो ये बाई एक्सिस के वॉट फेल कर जाएगा, यानी कुछ इधर से बेंड हो जाएगा। आप समझ रहे हो, ये चीज इधर से बेंड होगा, यानी आप जो देख रहे हो उधर से ये बेंड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम है उधर मुड़ जाएगा। इस तरफ से मोड़ना मुश्किल है। यहाँ पे जो एरो दिए ना, इधर से मोड़ना, इसको बेंड कराना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज एक्स के वॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जबकि इसको इधर से बेंड कराना आसान है, ये आसानी से बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक चीज समझ में आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वॉट अलग अलग है, ठीक है। चलो दूसरा हम क्या बोल रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़े हो, थोड़ा बहुत याद भी आएगा तो आप जान लोगे कि अगर कोई एरिया जितना दूर होगा ना एक्सिस से, जितना दूर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उतना ज्यादा होगा। यानी आई का वैल्यू है वो AR² पे डिपेंड करता है। एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से, जिस भी एक्सिस को आप ऑब्जर्व कर रहे हो वहां से जितना दूर जाएगा उतना ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। चलो यही सब छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। बोलना ये चाह रहे हैं बाबू, ध्यान से सब सुनना। कभी कभी कॉलम के ऊपर लोड बहुत ज्यादा आ जाता है, हैवी लोड आता है, और उस लोड को रोकने के लिए ये सिंगल कॉलम है या सिंगल चैनल है वो सफिशियंट नहीं होता है। इस सिचुएशन में हम लोग दो चैनल सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या बोल रहे हैं बाबू कि जब लोड ज़्यादा होगा, हम लोग जो कॉलम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं और उस कॉलम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड आ रहा है, उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि दो चैनल सेक्शन को, या दो कोई भी सेक्शन हो, उसको हम लोग अरेंज करते हैं। उसको बैक टू बैक या फेस टू फेस रखा जाता है, या फिर अगर आप यहाँ पे एंगल देखोगे तो 4 एंगल सेक्शन को हम लोग टॉप व्यू बना रहे हैं, 4 एंगल सेक्शन को अरेंज किया जाता है। क्यों हम लोग एरिया बढ़ा दिए, नंबर क्यों बढ़ा दिए? क्योंकि लोड ज्यादा आ रहा है। जब लोड ज्यादा आएगा, ध्यान से सुनना, जब लोड ज्यादा आएगा तो ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर हम लोग को यूज करना पड़ेगा, और इन मेंबर को कुछ दूरी पे रखा जाता है, ठीक है। और हम लोग कुछ इस दूरी पे रखते हैं
ताकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के वॉट या बाई एक्सिस के वॉट निकाले तो बराबर रखे। यानी अगर यहां से हम लोग बाई एक्सिस ये लिखते हैं और इस एक्स एक्सिस को रखते हैं, जैसे मान लो इन दोनों का दूरी है वो आपको रखना है, तो आप कुछ एक ऐसा दूरी रखो जिससे दोनों एक्सिस के वॉट इसका इक्वल मजबूती हो। अदरवाइज कोई एक कमजोर होगा दूसरा फेल होगा तो वीकर एक्सिस के वॉट ये मुड़ के फेल हो जाएगा। दैट्स वाई वी ट्राई टू कीप डिस्टेंस इन सच अ वे दैट आई एक्स एक्स शुड बी इक्वल टू आई बाई बाई। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग यहाँ पे मेंटेन रखते हैं। ठीक है, ताकि कॉलम दोनों एक्सिस के वॉट इक्वली स्ट्रांग हो। अगर एक तरफ ज्यादा स्ट्रांग होगा दूसरी तरफ कम स्ट्रांग होगा तो कम स्ट्रांग वाले की तरफ वो टूट जाएगा। जितना आप दूरी बढ़ाओगे उतना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। लेकिन अब इन दोनों सेक्स मेंबर को जब हम लोग सेपरेट करके रखें तब यहां पे स्टेबिलिटी है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इन दोनों मेंबर को जोड़ने के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये मेंबर को बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मेंबर या मेन मेंबर। इन दोनों मेंबर को स्टेबल रखने के लिए टू कीप इन पोजीशन हम चाह रहे हैं कि ये दोनों मेंबर एक ही जगह पे रखे। इसके लिए यहां पे अरेंजमेंट किया जाता है या ट्रांसवर्स इंक्लाइंड मेंबर के थ्रू हम जोड़ते हैं। और इस सिस्टम को या बोल सकते हो कि इसको होल्ड करने के लिए ये जो छोटा छोटा प्लेट लगा है, ये प्लेट है वो लेसिंग कहलाता है। क्या बोल रहे बाबू, लेसिंग कहलाता है, LACING लेसिंग। जैसे यहां पे देखोगे तुम लोग कहीं ब्रिज वगैरह में ब्रिज देखोगे या कहीं पे घूमने जाओगे, मान लो कि कहीं स्टेडियम वगैरह में भी गए तो आपको इस तरह का कॉलम है वो आपको दिखाई देगा। ये जो कॉलम है इस कॉलम को इस तरह का जो कनेक्शन होता है इसको लेसिंग कहते हैं। ये यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन जो दिया गया है इनक्लाइंड मेंबर जो दिया गया है उसको लेसिंग कहा जाता है। और थोड़ा सा ब्राइटनेस हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस को अरेंज करते हैं। चलो अब सही दिखेगा आपको। यहाँ पे जो सिस्टम है जो इनक्लाइंड है उसको क्या बोलते हैं, लेसिंग कहते हैं। जितना भी आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है, लेसिंग। यहाँ पे एक चैनल सेक्शन है दूसरा चैनल सेक्शन है, दो चैनल सेक्शन हो गया। टू कीप देम इन पोजीशन हम लोगों को इंक्लाइंड या हॉरिजेंटल दो तरह के मेंबर का यूज करना पड़ेगा। ये कहलाता है बैटन। ये बैटन क्या कहलाएगा, ये जो मेंबर है जो हॉरिजेंटल मेंबर है उसको बैटन कहते हैं। जबकि यहाँ पे मेंबर है जो पोजीशन पे रखने के लिए बनाया गया है इस मेंबर को कहते हैं लेसिंग। क्या बोलते हैं, लेसिंग। और ये सिंगल लेसिंग है, वहां पे डबल लेसिंग दिया गया है। आ रहा है इतना बात समझ में। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहीं पे पूछता है और ये पूछा कि लेसिंग और बैटनिंग क्यों दिया जाता है, तो जो भी लोड आएगा, ध्यान से सुनना, जो भी लोड आएगा उस लोड को रोकने के लिए ये जो चैनल है, ये चैनल सेक्शन है उसको दिया गया है। यहाँ पे देखो एक चैनल सेक्शन है और दूसरा चैनल सेक्शन है, इसको दिया गया दे आर गोइंग टू कैरी द लोड को कैरी करेंगे। बट यहाँ पे जो लेसिंग दिया गया, ये जो मेंबर है जिसको हम लोग लेसिंग कर रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं, लेसिंग कर रहे हैं। इसका काम क्या, फंक्शन क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेसिंग, टू कीप द मेंबर इन पोजीशन। इसका मेन फंक्शन है कि ये कॉलम के जो भी मेंबर हैं उसको पोजीशन पे रखे, इधर उधर मुड़ने ना दे। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें लोड आएगा तो ये कैसे फेल हो सकता है, इसमें बकलिंग हो सकता है। दे कैन बकल, इसके ऊपर लोड आएगा और लोड के कारण ये बकल कर जाएगा। कितना लोड आएगा, कैसे लोड आएगा, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो ये लेसिंग हो गया। अगर हॉरिजेंटल प्लेट दिया गया है तो इसको हम लोग बैटेन कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीजें समझ में आया होगा। लेकिन पहला क्वेश्चन तो ये एराइज होता है कि सर आप जो बोले हो बिल्टअप सेक्शन, वो बिल्टअप सेक्शन क्या है। जैसे यहाँ पे आपको लेसिंग सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पे देखो अरेंजमेंट किए, यहाँ पे एक मेंबर है और यहाँ पे क्या लेसिंग है। आ रहा है इतना बात समझ में। IS कोड में भी लेसिंग के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया गया है। बट लेसिंग और बैटनिंग समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि बिल्टअप सेक्शन होता है क्या है, व्हाट इज द बिल्टअप सेक्शन और व्हाट इज द बिल्टअप मेंबर। ध्यान से सुनना, हम ये बोल रहे हैं कभी कभी सिंगल स्टैंडर्ड सेक्शन, कभी कभी जो स्टैंडर्ड सेक्शन होता है वो अकेले, लिख रहे हैं यहाँ पे STANDARD, स्टैंडर्ड सेक्शन। जो स्टैंडर्ड सेक्शन है, ठीक है यहाँ पे दिख रहा होगा, स्टैंडर्ड सेक्शन है, वो कभी कभी डिजाइन स्ट्रेंथ को
या बोल सकते हो कि जो डिजायर स्पेसिफिकेशन है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। तो पहला तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्टैंडर्ड सेक्शन क्या है। जो चैनल सेक्शन है, जो एंगल सेक्शन है, जो आई सेक्शन है, जो टी सेक्शन है, हॉलो सेक्शन है, ये सेक्शन स्टैंडर्ड सेक्शन है। एंगल आई सेक्शन ये इंडिविजिबल है, वो मार्केट में अवेलेबल है। बट समटाइम दे कैन नॉट फुलफिल द डिजायर स्ट्रेंथ और द डिजायर स्पेसिफिकेशन या डिजाइन रिक्वायरमेंट को ये अकेले फुलफिल नहीं कर सकते। इनके पास इतना मजबूती नहीं होता है। अगर मोटा मोटा बनाएंगे तो इनका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दो चैनल सेक्शन, आई सेक्शन, एंगल सेक्शन, ये सब को जोड़ करके हम लोग डिजायर कॉलम या डिजायर्ड कॉलम का मजबूती प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कॉलम को खुद से वहां पे असेंबल किया जाता है। तो उस तरह के कॉलम को बिल्ट अप सेक्शन बोलते हैं, या उस तरह के मेंबर को या कॉलम को बिल्ट अप मेंबर कहा जाता है। जनरली कॉलम ही होता है, बट इट कुड बी बीम भी बिल्ट अप हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर पढ़े तो कॉलम के बारे में ही जानेंगे। एक बार और बोलते हैं बिल्ट अप सेक्शन किसको कहते हैं। तो जब दो चैनल सेक्शन को एक साथ लाते हैं या चार एंगल सेक्शन को, कॉर्नर पे मान लो चार एंगल सेक्शन दे दिए, ठीक है। यहां पे एक एंगल हो गया, सॉरी यहां पे एक एंगल, दूसरा एंगल यहां पे, तीसरा एंगल यहां पे, चौथा एंगल, चार एंगल सेक्शन कॉर्नर में दिए हैं। और इसमें लेसिंग और बैटनिंग हम लोग करके उसको एक जगह पे रखने की कोशिश करेंगे, और इस तरह का सेक्शन है वो बिल्ट अप मेंबर कहलाएगा। दीज आर द बिल्ट अप मेंबर, दीज आर द बिल्ट अप मेंबर। ये जो है वो बिल्ट अप मेंबर है, और इसमें जो इंक्लाइंड है वो लेसिंग है। ये छोटा सा एलिमेंट है वो लेसिंग है, और ये जो कॉलम है वो कैसा है, बिल्ट अप कॉलम है, ठीक है। यहां पे जितने भी आपको मेंबर दिख रहे हैं, जो कंप्रेशन मेंबर है वो सब का सब बिल्ट अप मेंबर है, और इसमें जो इंक्लाइंड है उसको लेसिंग, और जो वर्टिकल कनेक्शन दिया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैटेन। ये पूरा का पूरा सिस्टम है, उसको हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे, तो इसको हम लोग डालेंगे बिल्ट अप सेक्शन। क्या बोलेंगे, बिल्ट अप सेक्शन, या बिल्ट अप मेंबर, या बिल्ट अप कॉलम, तीनों चीज बोल सकता है। क्या क्या बोल रहे हैं, बिल्ट अप सेक्शन, बिल्ट अप मेंबर, बिल्ट अप कॉलम, ठीक है, तीनों चीज बोल सकते हो। लेकिन ये जो छोटा सा प्लेट है जिसको बोल्ट के थ्रू या रिवेट के थ्रू जोड़ा जाता है, इसको हम लोग बैटेन बोलते हैं। ये छोटा सा जो प्लेट है उसको हम लोग बैटेन बोलते हैं। छोटा कंपोनेंट होता है, दे ट्राई टू कीप और दे आर प्रोवाइडेड टू कीप दीज एलिमेंट, या मेन मेंबर का एलिमेंट को पोजीशन पे रखने के लिए दिया जाता है। चलो सर इसमें कोड भी दिया है क्या, चला गया, जस्ट वेट, इसमें कोड भी कुछ बोला है, आईएस कोड। तो हाँ, आईएस कोड भी बहुत जोर जोर से चीख के बोला है। यहां पे बढ़िया से देखना, पेज नंबर 49 होगा बाबू, कोड एक बार जरूर पढ़ो। कोड में जो सिंगल सिंगल पॉइंट है उसको पूरा हम बता दिए, समझा दिए, पढ़ा दिए, एक एक चीज को बढ़िया से मेंशन कर दिए हैं। देखना, डबल एंगल स्ट्रट वगैरह कुछ दिया हुआ, स्ट्रट एक कंप्रेशन मेंबर को कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा चीज आएगा, जीरो बिटवीन दिस वैल्यू दैट वैल्यू, ये सब हम कोड में लिखवा दिए। फॉर डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट कनेक्टेड बैक टू बैक ऑन अपोजिट साइड, ये सब पढ़ने का जरूरत है नहीं, जब मन करेगा, मतलब जरूरत नहीं है कहने का मतलब है अभी तुम लोग कोड बाद में पढ़ लेना। यहां पे एक एक चीज रीड कराने की जरूरत नहीं है, हम पीपीटी में सब दे चुके हैं, सब आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो यहां पे जब पेज नंबर 48 49 में जाओगे, पेज नंबर 48 या पेज नंबर 49 में जाओगे, तो यहां पे ये बैटेन और लेसिंग के बारे में डिटेल से दिया गया है। चाहो तो आप जाके पढ़ सकते हो। दिस इज द लेसिंग, सिंगल लेसिंग, दिस इज द डबल लेसिंग। इसके बारे में और हम लोग डिटेल में जानेंगे, बढ़िया से जानेंगे, अभी तो बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जब हम लोग पढ़ना और सीखना शुरू करेंगे तो एक एक चीज को आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। चलो ठीक है, लेसिंग, लेसिंग के बाद आप बैटन में आ जाओ। तो बैटन का डिजाइन वगैरह हम लोग के सिलेबस में है नहीं, तो पेज नंबर आप लोग क्या पढ़ोगे, 48 to 51। मन करेगा तो एक बार जरूर आके पढ़ लेना। इसका जिस्ट, निचोड़ हम अपने पीपीटी में, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या जो आपको कॉपी प्रिपेयर करवाएंगे, ये 48 से 51 पेज नंबर के बीच में जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है वो हम सब कुछ लिखवा दिए हैं, ठीक है। फिर भी अगर कभी छूट जाएगा तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में करवा देंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज मान के चलो कि ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो जैसे ही याद आएगा हम ऐड ऑन करवाते जाएंगे, ठीक है। हर एक चीज को बढ़िया से बता देंगे। तो जितना भी अभी आपको एक्सप्लेन किए, एक एक चीज यहां पे लिखा हुआ है, आपको डिटेल में हम बता देते हैं, एक एक चीज को डिटेल में समझा देते हैं।
ठीक है, तो बिल्ट अप सेक्शन में जितना भी कुछ आपको हम एक्सप्लेन किए थे, एवरीथिंग इज रिटन हियर, सब कुछ लिख दिए। छोटा छोटा पॉइंट है, बढ़िया से आप लोग समझ के कॉपी में नोट करोगे। ठीक है, देखो बिल्ट अप यानी बनाया गया है सेक्शन को। बिल्ट अप सेक्शन आर मेड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर स्टैंडर्ड सेक्शन, जो दो या दो से ज़्यादा, ज्वाइनिंग टू और मोर स्टैंडर्ड, या आप ऐसे लिखोगे अपने लैंग्वेज में तो लिख सकते हो टू और मोर देन टू, वो भी सही है, इंग्लिश का ही तो वर्ड है यहाँ पे। तो ज्वाइनिंग टू और मोर स्टैंडर्ड सेक्शन सच एज एंगल, चैनल एंड आई सेक्शन। तो हम लोग अपने अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे, मजबूती के जैसा डिजायर्ड स्ट्रेंथ है उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दो स्टैंडर्ड सेक्शन क्या हो गया, चैनल हो गया, एंगल हो गया, उसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जोड़कर जब एक सेक्शन बनाया जाता है, उस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सेक्शन को बोला जाता है बिल्ट अप सेक्शन। और बिल्ट अप सेक्शन को कनेक्ट किया जाता है बैटेन से, या फिर हम लोग उसको लेसिंग से कनेक्ट करते हैं। अगर इंक्लाइंड जो रहेगा उसको हम लोग लेसिंग बोलेंगे, ठीक है, और हॉरिजेंटल जो रहता है उसको बैटन कहा जाता था। दिस इज ओल्ड पैटर्न एंड दिस इज न्यू पैटर्न। ठीक है, मतलब दोनों ठीक है, अपने जगह पे उचित है, बट बोल सकते हो कि ये जो है वो ज्यादा पुराना, जितने भी स्ट्रक्चर देखोगे सब में लेसिंग प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछेगा कि बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है तो बोलोगे कि दो या दो से अधिक स्टैंडर्ड सेक्शन को जब जोड़ देते हैं, ठीक है, तो जो एक नया सेक्शन बनता है उसको हम लोग बिल्ट अप सेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे ज्वाइनिंग टू मोर स्टैंडर्ड सेक्शन सच एज, एंगल को आप जोड़कर बना दो, चैनल को बना दो, और आई सेक्शन को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। देखना, इन बिल्ट अप सेक्शन स्टैंडर्ड सेक्शन आर प्रॉपरली कनेक्टेड विथ लेसिंग, इसको लेसिंग से या बैटनिंग सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है। दे आर प्रोवाइडेड टू मेक कॉलम स्टेबल, कॉलम को स्टेबल रखने के लिए, उसमें बकलिंग ना हो, एक जगह पे वो रहे, इसके लिए हम लोग लेसिंग या बैटनिंग सिस्टम का या मेंबर को प्रोवाइड करते हैं। दीज आर द लैटरल मेंबर, कैसा मेंबर है, लैटरल मेंबर है। सो डैट दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, हम लोग उसमें लेसिंग या बैटनिंग सिस्टम इसलिए देते हैं ताकि जो भी दो चैनल या चार एंगल किए थे वो एक्ट टुगेदर, मतलब वो एक साथ एक्ट करे एक सिंगल यूनिट बनकर। ठीक है, तो इन बिल्ट अप सेक्शन स्टैंडर्ड सेक्शन आर प्रॉपरली कनेक्टेड विथ लेसिंग और बैटनिंग सिस्टम। और इससे क्या होता है कि जो भी वहां पे सेक्शन है, एंगल, चैनल, आई सेक्शन जो भी आपने प्रोवाइड किया है, वो एक साथ एक सिंगल यूनिट बनकर काम करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, बिल्ट अप मेंबर आर यूज्ड व्हेन सिंगल सेक्शन कैन नॉट प्रोवाइड डिजायर प्रॉपर्टी, जो भी आपको रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो आपको एक सेक्शन से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, एक सेक्शन उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, यानी जो अपकमिंग लोड है उस लोड को एक सिंगल चैनल सेक्शन नहीं रोक पा रहा है, तो हमको एरिया को बढ़ाना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाना होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन को बढ़ाना होगा, उसके कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। तो हम लोग उसके मजबूती को बढ़ाने के लिए दो यहाँ पे चैनल सेक्शन दे देंगे, एक चैनल सेक्शन ऐसे और दूसरा चैनल सेक्शन कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बिल्ट अप सेक्शन को हम लोग कब बनाते हैं, जब सिंगल सेक्शन कैन नॉट प्रोवाइड डिजायर प्रॉपर्टी एंड डिजाइन फॉर स्ट्रक्चर, जो उसका प्रॉपर्टी है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, वो वीक है, कमजोर है, तो मजबूती के लिए हम लोग बिल्ट अप सेक्शन को बनाएंगे। ठीक है, तो अगर वो उसका डिजायर प्रॉपर्टी और डिजाइन के लिए अगर मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग बिल्ट अप सेक्शन की तरफ जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, तो ये सब आप लिख चुके होगे। लास्ट पॉइंट देखना, बिल्ट अप सेक्शन आर यूज्ड इन ब्रिज, बिल्ट अप सेक्शन का जो हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन, वर्कशॉप, वेयर हाउस होता है जहां पे सामान को रखा जाता है। मान लो कि कहीं पे साबुन बन रहा है, बिस्किट बन रहा है, कुरकुरे, चिप्स, लेज वगैरह बना है, तो वो बड़े बड़े कार्टून में फैक्ट्री में बनते हैं, फिर उसको एक जगह पे इकट्ठा रखा जाता है, उसको वेयर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। आप इसको पॉज करके सब नोट कर लो। बिल्ट अप सेक्शन का ये छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन है, मतलब बोल सकते हो इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे कुछ बिल्ट अप सेक्शन का बना हुआ है, मतलब आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। थोड़ा सा हम ब्राइटनेस कम कर देते हैं, फिर आई विल एडजस्ट इट। तो यहाँ पे ये बिल्ट अप सेक्शन है। ठीक है, तो मजबूती इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ और वी कैन से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे ये प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ समझ में आ रहा होगा, एक यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा है, दूसरा एंगल यहाँ पे है, तीसरा एंगल यहाँ पे, चौथा एंगल ये रहा। तो ये एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, और इस तरह से 4 एंगल है, 4 एंगल है इस सिस्टम में अरेंज करके हम लोग अरेंज कर दिए, ठीक है। ये आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे होगे बढ़िया से। चलो ठीक है, ये हो गया लेसिंग के थ्रू किए। वहाँ पे कौन सा सेक्शन है, आप इसको बोल सकते हो चैनल सेक्शन। दोनों चैनल सेक्शन को इधर पीछे भी होगा, बैक साइड में भी होगा, वो दिखाया गया है उस तरह से। चलो, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी देखो 2 चैनल सेक्शन है, इसको इनसाइड उसको आउटसाइड अरेंज किया गया है। लेसिंग और बैटनिंग सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बढ़िया से। चलो ठीक है, आगे बढ़, ये सब ऑलरेडी आप देख चुके हो। लेस्ड एंड बैटेन कॉलम, ठीक है, ठीक है। थोड़ा ब्राइटनेस एडजस्ट कर दिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, जस्ट वेट, ठीक है। नेक्स्ट है लेस्ड एंड बैटेन कॉलम, या बैटेंड कॉलम भी कहते हैं। लेस्ड या बैटेंड, बैटेन लिखा हुआ है, बैटेंड भी कह सकते हो, BATTENED, बैटेंड। तो बैटेंड कॉलम भी कहा जाता है या बैटेन कॉलम, जो भी आपको ठीक लगे। दोनों लैंग्वेज यहाँ पे यूज करते हैं, बैटेन और बैटेंड कॉलम, यानी उसमें बैटनिंग किया गया है। तो देखो, लेसिंग और बैटनिंग, दीज आर द लैटरल मेंबर। ये क्या होता है ना, लैटरल लेस जो होता है, जैसे लेसिंग बोल रहे हैं या फिर बैटनिंग बोल रहे हैं, ये कैसा मेंबर है, लैटरल मेंबर है। लेसिंग जो होता है वो इंक्लाइंड होता है, और बैटन कैसा होता है छोटू, हॉरिजेंटल होता है। बस यही अंतर है। अच्छा, इनका फंक्शन क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेसिंग एंड बैटनिंग। लेसिंग और बैटन का फंक्शन क्या है, दीज आर यूज्ड टू कीप द मेंबर इन पोजिशन। और इससे क्या होता है, बकलिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, लेमडा यानी रेडियस ऑफ जायरेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। देखो, बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग कॉलम डिपेंड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन। हायर द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हायर विल बी द लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। टू अचीव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MI, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ज्यादा से ज्यादा अचीव करना चाहते हो, विदाउट इंक्रीजिंग एरिया, स्टैंडर्ड सेक्शन शुड बी प्लेस्ड अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस विथ सुटेबल लैटरल सिस्टम। तो अगर आप दो यहाँ पे मान लो कि एक यहाँ पे है, कौन सा सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, दूसरा चैनल सेक्शन यहाँ पे है। अगर इनका सेंट्रॉइडल एक्सिस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस होगा। देखना बाबू, हम बताना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रॉइडल एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम लोग दोनों चैनल को कुछ इस पोजीशन पे रखना चाहते हैं, एक्सिस से इतनी दूरी पे रखना चाहते हैं कि पहला जो काम है कि आई एक्स का वैल्यू है वो आई बाई के बराबर हो जाए, यानी कोई इसमें ना वीकर एक्सिस और स्ट्रॉन्गर एक्सिस ना रहे, यानी दोनों एक्सिस के वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हो जाए, यानी कॉलम दोनों डायरेक्शन में इक्वली स्ट्रॉन्ग रहे। तो इसके लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी आप दूरी दोगे तो इनको स्टेबल रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लैटरल सिस्टम देना होगा, ताकि लैटरल सिस्टम इन दोनों चैनल को जोड़ कर रखे। आ रहा है समझ में? तो यही बोल रहे हैं कि टू अचीव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विदाउट इंक्रीजिंग एरिया, अ स्टैंडर्ड सेक्शन शुड बी प्लेस्ड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे आपको क्या रखना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा विथ सुटेबल लैटरल सिस्टम। और आप जब भी उसको दूर रखोगे तो उनको जोड़ने के लिए आपको लैटरल सिस्टम देना पड़ेगा। और वो लैटरल सिस्टम क्या है, तो लैटरल सिस्टम होता है इसमें एक लेसिंग कहलाता है, दूसरा बैटन होता है। लेसिंग सिंगल हो सकता है, लेसिंग डबल हो सकता है। आ रहा है समझ में? तो सिंगल लेसिंग भी यूज करते हैं, डबल लेसिंग भी यूज करते हैं। बैटन होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। लेसिंग और बैटन जनरली दीज आर प्लेट, ये जनरली क्या होते हैं, प्लेट होते हैं, प्लेट का बना होता है। इस तरह का कुछ प्लेट होता है, प्लेट से बने होते हैं। लेकिन प्लेट के अलावा क्या हम लोग एंगल सेक्शन को एज अ लेसिंग या बैटन यूज कर सकते हैं? यस सर, वी कैन यूज एंगल सेक्शन एज ए लेसिंग और बैटनिंग। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा? तो अब इसको पॉज करके जल्दी से नोट कर लो, लेस्ड एंड बैटन कॉलम। चलो ठीक है, अब मूव कर जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लेसिंग क्या होता है, व्हाट इज द लेसिंग। आपको लेसिंग पूरे अच्छे से समझाएंगे और उसके बाद डिटेल में आपको बढ़िया से क्या करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के लिए वो भी आपको नोट करवा देंगे। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट। लेसिंग में हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं।
ऑलरेडी बताए थे कि लेसिंग क्या होता है, तो एक ट्रांसवर्स मेंबर है कॉलम का। अगर आपसे पूछता है कि क्या है लेसिंग, व्हाट इज द लेसिंग सिस्टम, तो बोलना कि कॉलम में जब भी हम लोग कंप्रेशन मेंबर बनाएंगे तो उसमें जितने भी स्टैंडर्ड सेक्शन होगा उसको एक जगह पे बोल सकते हो स्टेबल रखने के लिए, एक जगह पे उसको रखने के लिए हम लोग मेंबर प्रोवाइड करते हैं, एंड दीज मेंबर आर ट्रांसवर्स मेंबर। और ये मेंबर है वो दो तरह के होते हैं, एक लेसिंग दूसरा बैटनिंग। लेसिंग होता है वो इंक्लाइंड होता है, बैटनिंग या बैटन होता है वो हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। तो देखना, लेसिंग आर कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट है, मेंबर है। आप कंपोनेंट की जगह पे मेंबर भी वर्ड यूज कर सकते हो। लेसिंग आर मेंबर यूज्ड टू ज्वाइन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए कंपोजिट कॉलम। तो एक कंपोजिट कॉलम के जो कंपोनेंट्स होंगे यानी उसके जो मेंबर होंगे उनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे लेसिंग का यूज करते हैं, सच डैट दे एक्ट एज ए सिंगल मेंबर। और उनको जोड़ देने से पूरा जो कॉलम है एक सिंगल मेंबर के जैसा एक्ट करता है, एक सिंगल यूनिट के जैसा एक्ट करता है। अदरवाइज दे हैव देयर ओन बकलिंग फिनोमिनन, ठीक है। एक जगह जोड़ देंगे मजबूती बढ़ जाएगा। चलो, अगर आपसे क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि लेसिंग क्या करता है, मजबूती बढ़ा देता है, तो नहीं, लेसिंग का काम मजबूती इंप्रूव करना नहीं है। मजबूती इंप्रूव हो जाता है वो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज ये है लेसिंग को, या लेसिंग का प्राइमरी काम ये है, फंक्शन ये है कि वो कॉलम को एक जगह पे रखे, पोजीशन पे रखे, ठीक है। टू कीप द कॉलम्स मेंबर, या बोल सकते हो कि एक कॉलम बनाने में जो भी आपने 2, 3, 4 मेंबर यूज किए हैं, एंगल, चैनल, जो भी आपने सेक्शन यूज किया है, मान लो यहां पे हम 2 चैनल से कॉलम बना रहे हैं, तो इनको पोजीशन पे रखने के लिए हम लोग लेसिंग प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द मेन फंक्शन। देखो, जनरली दे आर नेटवर्क ऑफ फ्लैट सरफेस। जो लेसिंग होता है वो फ्लैट सरफेस का नेटवर्क होता है, यानी एक ऐसे रहेगा, दूसरा ऐसे रहेगा, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे। अगर हम लोग डबल लेसिंग सिस्टम में देखते हैं तो कुछ आपको ऐसा, तो ये एक नेटवर्क होता है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ फ्लैट सरफेस। द मेन फंक्शन ऑफ लेसिंग इज टू होल्ड, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा गया है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, टू होल्ड द मेन मेंबर ऑफ बिल्ट अप सेक्शन इन देयर पोजीशन। इसका जो काम क्या है बाबू, तो ये होल्ड करके रखता है, जो भी बिल्ट अप सेक्शन के मेंबर है उनको रोकने का काम करता है। लेसिंग सिस्टम शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कॉलम। जो भी आप लेसिंग सिस्टम दोगे वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अच्छा, यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि जो भी आपने प्लेट यूज किया है सबका सेम थिकनेस होना चाहिए, सबका सेम लेंथ होना चाहिए, एंगल जो होगा लेसिंग का वो सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। लेसिंग सिस्टम शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितने भी प्लेट यूज किए हैं लेसिंग बनाने में, जो भी आपने लेसिंग सिस्टम बनाने में जो भी प्लेट यूज किया है, यहाँ पे जो इंक्लाइंड यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें जो भी होगा सबका लेंथ सेम होगा। जो एंगल होगा यहाँ पे बच्चा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एंगल होने जा रहा है ये थीटा भी क्या होगा, सबका सेम होगा। यहाँ पे अगर एंगल देखोगे तो ये थीटा भी सबका क्या होगा, सेम होगा। आ रहा है इतना बात समझ में? तो ये सब चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पे। और लेसिंग जब हम आपको पढ़ा देंगे तो लेसिंग का डायग्राम भी आपको बना लेना है, ठीक है। चलो, लेसिंग शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। अब ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा, देखना इसके बाद बोल रहा है कि द लेसिंग शैल बी डिजाइन टू रजिस्ट ए टोटल ट्रांसवर्स शियर फोर्स भी। जो भी आप लेसिंग बनाओगे उसका मजबूती होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कागज का, पेज का, कपड़ा का लेसिंग दे दिए, नहीं, आप लेसिंग जो दोगे, जो भी स्टील का मेंबर होगा, फ्लैट मेंबर होगा, उसका कुछ मजबूती होना चाहिए। तो कितना मजबूत होगा, जितना ज्यादा कॉलम के ऊपर लोड आएगा उसी के करस्पॉन्डिंग लेसिंग का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो लेसिंग शुड बी डिजाइन टू रजिस्ट ए टोटल ट्रांसवर्स शियर फोर्स भी। वो ट्रांसवर्स शियर फोर्स भी को रजिस्ट करने के बराबर उसका क्षमता या मजबूती होना चाहिए। तो सर ये भी क्या होता है, तो भी जो होता है इक्वल टू 2.5% ऑफ द एक्सियल फोर्स इन द मेंबर। 10 शियर शैल बी, और क्या होगा, दिस शियर शैल बी डिवाइड अमंग द लेसिंग सिस्टम इन पैरेलल प्लेन, इन पैरेलल प्लेन। चलो इस चीज को हम समझा देते हैं, इस पॉइंट को आप लिख लेना। जैसे आप क्या करोगे
कि यहाँ पे ये पॉइंट को पहले आप लिख लो, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लिख लो। देखो अगर आपको याद हो तो पहले हम आपको बताए थे कि जो लेसिंग है ये फेल हो सकता है, ठीक है, लेसिंग भी है वो बकलिंग में फेल हो सकता है, टूट सकता है। चलो ठीक है, ये सिंगल लेसिंग सिस्टम को अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें बच्चा, तो ध्यान से देखना, अगर कॉलम पे लोड आ रहा है, ये कॉलम पे लोड आ रहा है 100 किलो न्यूटन का, 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, तो ये जो मेंबर होगा ये कितना फोर्स को रोकेगा, आप किधर से भी लगा सकते हो, इधर से, ये फोर्स रोकेगा भी को, इसके ऊपर जो लोड आएगा वो भी लोड आएगा, ठीक है, यहाँ पे लोड आएगा वो भी, और जितना भी आप लोड लगाए हो उसका आप 2.5% निकालो कितना आता है। जैसे यहाँ पे 100 किलो न्यूटन लोड है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, इसका 2.5% कितना होगा, 2.5% कितना होगा, तो सर इसका 2.5% होगा 2.5 किलो न्यूटन। यानी ये जितना भी यहाँ पे आपको लेसिंग मेंबर दिख रहा है ना, ये सब मेंबर है वो मिलकर 2.5 किलो न्यूटन का यानी 2.5 किलो न्यूटन फोर्स को रोक लेना चाहिए, और ये फोर्स जो अप्लाई होगा वो क्या होगा, हॉरिजेंटल। तो जितना भी लोड लग रहा है कॉलम पे, उस कॉलम पे लगने वाले लोड का 2.5% लोड है, ये जितने भी लेसिंग मेंबर होंगे वो मिलकर रोकेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने या मैंने लेसिंग मेंबर बनाया है, अच्छे से इस चीज को ऑब्जर्व करना, मान लो यहाँ पे एक लेसिंग मेंबर बनाए हैं, तो लेसिंग मेंबर पे यहाँ पे फोर्स जो लगेगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी लगा, और ये भी मतलब ये 2.5 है, अगर 4 लेसिंग है या 2.5 है, 5 लेसिंग है, तो यहाँ पे आप 5 से डिवाइड कर दो, जैसे 1 2 3 यहाँ पे लेसिंग दिख रहा है, इसी तरह से मान लो 5 लेसिंग है, तो हर लेसिंग कितना फोर्स को रोकेगा, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 5 यानी 0.5, तो यहाँ पे 0.5 किलो न्यूटन का लोड आएगा, यहाँ पे कितना लोड आएगा, 0.5 किलो न्यूटन का लोड आएगा। फिर हम लोग इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट का वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा कॉस थीटा लगाकर, ठीक है, और उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि बकलिंग नहीं होना चाहिए, इसमें कभी भी बकलिंग नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर से समझा रहे हैं, इस चीज को समझना, कॉलम पे जितना भी लोड आएगा, मान लो P लोड आया, उस P लोड का 2.5% आप ले लो, तो जितना भी लोड आएगा उसका 2.5% ले लिए। अब ये 2.5% को आप अपने मन से इस डायरेक्शन में लगा दो, किस डायरेक्शन में बाबू, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगा दिए। अब ये सर जो 2.5% लोड है, V का जो वैल्यू है वो कितना है, तो V का वैल्यू है 2.5% ऑफ अप्लाइड लोड, कॉलम के ऊपर जो भी लोड लग रहा है उसका जो भी वैल्यू आएगा, इसका जो भी वैल्यू आ जाए वो वैल्यू होगा ये 1 2 3, या जितने भी लेसिंग मेंबर होंगे वो सब लेसिंग मेंबर मिलके रोकेगा। आ रहा इतना बात, लेसिंग का डिजाइन हम लोग को पढ़ना है नहीं, बस ये याद रखो, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि अप्लाइड लोड का कितना % लेसिंग में शियर के फॉर्मेट में जाता है, तो वर्टिकल फोर्स को यहाँ पे शियर के फॉर्मेट में लिख रहा है। जैसे अगर हम लोग एक मेंबर लेते हैं, इस मेंबर पे अगर ये लोड लग रहा है तो इस लोड को बोला जाता है नॉर्मल लोड, अगर इसी मेंबर पे हम लोग हॉरिजेंटल लोड लगा दे तो इसको शियर बोला जाता है। तो मेंबर पे एक्चुअली ये शियर के फॉर्मेट में लग रहा है, मेंबर पे ये शियर के फॉर्मेट में लगेगा, ठीक है। फॉर्मेट जो है बहुत डेप्थ जाओगे तब तुमको ठीक से समझ में आएगा। जैसे अगर हम याद कराएं तुमको बचपन में कि अगर मान लो यहाँ पे कॉलम है यहाँ पे, तो इसका SFD और BMD दोनों बनता था कॉलम का। अगर यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स का कंपोनेंट क्या यहाँ पे शियर के फॉर्मेट में अंदर नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ये चीज़। तो उसी तरह से अगर मान लो कि इस तरह का मेंबर है, यहाँ पे इस तरह का मेंबर है, तो इस मेंबर पे अगर इधर से फोर्स लगाते हैं तो इसके सरफेस एरिया पे कहीं पे जहाँ पे फोर्स लग रहा है उस सरफेस एरिया पे ये इस तरह का सरफेस फोर्स लगेगा, सरफेस फिनोमिनन होगा। चलो काफ़ी डीप में चले गए, अब थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, ठीक है, कि क्योंकि इतना डिटेल में बताना है नहीं, बस आपको बताना है नहीं क्योंकि सिलेबस में है नहीं, आप अभी पढ़ लोगे तो भूल ही जाओगे। डिटेल में ऑलरेडी काफी डेप्थ में हम जा चुके हैं, इससे ज्यादा डेप्थ में जाने का मतलब है कि 6th सेमेस्टर के सिलेबस को यहां पे लाना। 6th सेमेस्टर में फिर से स्टील पढ़ना है तो दोबारा वहां पे जो भी रिमेनिंग चीज बचा हुआ है वो आप वहां पे पढ़ोगे, ठीक है, अलग टॉपिक अलग यूनिट वहां पे फिर से आएंगे। तो अभी जितना सिस्टम में है उतना पढ़ लो, बहुत ज़्यादा 30-35 लेक्चर ऑलरेडी दे चुके हैं, तो थोड़ा सा हम सिस्टम के अंदर ही रहने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप ये याद रखो
कि जो लेसिंग शैल बी डिजाइन टू रेजिस्ट टोटल ट्रांसवर्स शियर फोर्स भी, जो भी लेसिंग बनाएंगे, ठीक है, जो भी डिजाइन करेंगे वो भी फोर्स के लिए डिजाइन करेंगे, और वो कितना परसेंट होगा, 2.5% ऑफ द एक्सियल फोर्स, जो भी एक्सियल फोर्स होगा उसका 2.5% होगा, ठीक है। और एंड दिस शैल बी, और जो भी ये जो शियर फोर्स होगा, दिस शियर शैल बी डिवाइडेड अमंग द लेसिंग सिस्टम इन पैरेलल प्लेन, जो भी पैरेलल प्लेन पे, जितने भी प्लेन पे, पैरेलल प्लेन बोलो या जो भी उस प्लेन पे जितने भी लेसिंग आ रहे हैं सब पे इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा कि उतना उतना फोर्स वो रोकने जा रहा है। चलो ठीक है। द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग, जो भी लेसिंग होगा, लेसिंग बकलिंग में फेल हो सकता है तो उसका सिलेंडरनेस रेशियो 45 से कम नहीं, मतलब ये 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हायर द वैल्यू ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो हायर द चांसेस ऑफ बकलिंग, सिलेंडरनेस रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बकल करेगा। क्यों? क्योंकि लेमडा जो होता है, सिलेंडरनेस रेशियो होता है, वो लेंथ पे और रेडियस ऑफ जायरेशन पे डिपेंड करता है। अगर लेमडा का वैल्यू ज्यादा है, इसका डायरेक्ट मीनिंग निकल रहा है कि उसका लेंथ ज्यादा है, और ज्यादा लेंथ होने पे क्या हो जाता है, बकलिंग होता है। तो कभी भी लेसिंग सिस्टम जो होगा वो उसका सिलेंडरनेस रेशियो 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम ये क्वेश्चन हर साल तो हम उम्मीद रखें कि एसएससी जेई में पूछा ही है, ये एसएससी जेई के लिए ही पढ़ा रहे हैं, ये सब आपके सिलेबस में है भी नहीं, मतलब इतना डिटेल में नहीं जाना है। बिल्ट अप सेक्शन में खत्म हो गया, लेसिंग क्या होता है, बैटनिंग क्या होता है, यहीं पे खत्म हो गया। ये छोटा छोटा पॉइंट जो है वो एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सब कहां पे आपको दिया हुआ है, तो आईएएस कोड में दिया हुआ है। कोड वाला चीज को हम पॉइंट वाइज करके आपको लिखवा दिए ताकि आप क्या रखो, एसएससी जेई पैटर्न के लिए तैयार रहो अभी से, यानी एसएससी जेई एग्जाम के लिए तैयार रहो अभी से, ठीक है। और स्टील डिजाइन से यही सब क्वेश्चन पूछेगा कि लेसिंग सिस्टम का सिलेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए। जो आपको 4 बताए थे, 180, 200, 250, 350, 400 डिफरेंट सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम, वो भी आप याद रखोगे, वहां से भी आपको हेल्प मिलेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ और यहाँ पे है, 1-2 पॉइंट और है, देन वी विल मूव टू द बैटन। चलो देखो नेक्स्ट, द इफेक्टिव लेंथ शैल बी टेकन एज लेंथ बिटवीन इनर इंड, और बोल सकते हो इनर इंड बोल्ट रिवेट ऑफ बार फॉर अ सिंगल लेसिंग, एंड 0.7 टाइम्स द लेंथ फॉर डबल लेसिंग इफेक्टिवली कनेक्टेड एट इंटरसेक्शन। ठीक है, 2 चीज यहां पे बोला है कि जो इफेक्टिव लेंथ होगा, क्या बोल रहे हैं बाबू, सिलेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए आपको इफेक्टिव लेंथ का तो जरूरत पड़वे करेगा, तो बोल रहा इफेक्टिव लेंथ शैल बी टेकन एज लेंथ बिटवीन द इनर इंड बोल्ट और रिवेट ऑफ द बार फॉर अ सिंगल लेसिंग। जब हम लोग सिंगल लेसिंग पे जाएंगे तो एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा ये बताया है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक लेसिंग है, ध्यान से सुनना, एक लेसिंग है वो कुछ ऐसा है, यहां पे कुछ ऐसे लेसिंग दिया हुआ है, चलो यहीं पे बता देते हैं। देखो एक लेसिंग यहां पे दिया हुआ है, ये रहा आपका बोल्ट, ठीक है, ये बोल्ट, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को एल इफेक्टिव बोल देंगे। ठीक है, अगर एक रिवेट या एक बोल्ट यहां पे यूज हुआ है, बोल्ट और रिवेट है, तो इसके इनर, जैसे मान लो कि एक बोल्ट यहां पे है, 2 बोल्ट यहां पे है, तो इनर बोल्ट वाला आपको यूज करना है, यहां पे है, यहां पे, तो दिस इज द इनर बोल्ट। ठीक है, ये क्या इनर बोल्ट है, ये लेंथ होगा इफेक्टिव लेंथ। उसी चीज को बोला है कि जो इफेक्टिव लेंथ होगा शैल बी टेकन एज लेंथ बिटवीन द इनर इंड बोल्ट, इनर इंड जो अंतिम बोल्ट होगा, 2 बोल्ट है तो इनर, 3 बोल्ट है तो भी वही रह जाएगा ना, 3 रह से सबसे अंदर वाला बोल्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को इफेक्टिव लेंथ बोला है। इफेक्टिव लेंथ शैल बी टेकन एज लेंथ बिटवीन द इनर इंड बोल्ट of bar for a single lacing and 0.7 times the length for double lacing effectively connected at the intersection। अगर डबल लेसिंग लिए हो, एक लेसिंग यहाँ पे, दूसरा लेसिंग यहाँ पे, और ये दोनों लेसिंग जो है वो क्या है बच्चा, कनेक्टेड है आपस में, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड है, तो इसके बीच का जो लेंथ होगा उसको आप 0.7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 0.7 टाइम्स द लेंथ फॉर डबल लेसिंग इफेक्टिवली कनेक्टेड एट इंटरसेक्शन। मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शैल नॉट बी लेस देन 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द कनेक्टिंग बोल्ट। ठीक है, यानी मिनिमम विड्थ जो लेसिंग का होगा 3 गुने डायमीटर ऑफ रिवेट बोल्ट होगा। जैसे यहां पे ध्यान से समझना हम क्या बोलना चाह रहे, लेसिंग का जो लेंथ आप लोगे, लेसिंग का जो विड्थ लोगे उसके बारे में बात किया जा रहा है।
जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लेसिंग दिए हैं, दिस इज द लेसिंग। लेसिंग का विड्थ होगा, ये रहा लेसिंग सिस्टम, ये लेसिंग सिस्टम होगा। यहाँ पे बोल्टिंग या नट या बोल्ट लगा रहे हैं, तो इसका जो विड्थ होगा ये क्या बोल रहे हैं बाबू, विड्थ होगा। ये जो इसका विड्थ होगा वो कितना होना चाहिए, विड्थ ऑफ लेसिंग, WIDTH, विड्थ ऑफ लेसिंग, लेसिंग का जो चौड़ाई, ये सब अगर लिखना चाहो तो साइड में नोट भी करते रहो। 3 गुने डायामीटर ऑफ, देखो होल का डायमीटर नहीं, यहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घुमा देगा। विड्थ ऑफ लेसिंग जो होगा ये 3 गुने डाया ऑफ बोल्ट की बात क्या कर रहा है, ठीक है। बोल्ट होल नहीं है, बोल्ट या रिवेट, होल नहीं, जो डायमीटर ऑफ बोल्ट होगा उसका 3 गुना या उससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं, ठीक है। इसके बारे में भी आगे देख लेते हैं, ठीक है। लेसिंग का यहां पे हो गया ये, तो यहां पे लेसिंग हो गया। चौड़ाई समझ गए, ये चौड़ाई की बात कर रहा है, जो विड्थ है वो लिखना है तो लिख लो। अच्छा इफेक्टिव लेंथ क्या होगा सर, ये वाला जो होगा ये इफेक्टिव लेंथ होगा, एल इफेक्टिव लिख लेना, ये डायग्राम बना लेना, वहीं पे पॉइंट के बाद ये डायग्राम बना लो। लेसिंग है तो इसका एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग, इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग, लेंथ ऑफ लेसिंग। चलो ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बाबू, नोट करते चलना, इसको डायग्राम में बना लो। तो इसी चीज को लिखा है कि द इफेक्टिव लेंथ शैल बी टेकन एज लेंथ बिटवीन द इनर एंड बोल्ट ऑफ द बार इन अ सिंगल लेसिंग। जब डबल लेसिंग होगा तो LE का वैल्यू 0.7 गुने डिस्टेंस बिटवीन द इनर बोल्ट, ठीक है। मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शैल नॉट बी लेस देन 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ कनेक्टिंग बोल्ट और रिवेट। रिवेट और बोल्ट जो भी यूज कर रहे हो उसके डायमीटर का 3 गुना चौड़ा। ये सब याद रखो, एकदम SSC JEE में पूछता है कहां से ये सब बता रहे हैं, तो सर आप अभी तो बताए कि IS 800 से, IS 800 कोड में ये सब मेंशन किया गया है, ठीक है। देखना, द थिकनेस शैल नॉट बी लेस देन 1/40 1 डिवाइडेड बाय 40th ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंगल लेसिंग एंड 1/60th ऑफ द डबल लेसिंग। अगर यहां पे हम लोग बात करें, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप डबल और सिंगल लेसिंग सिस्टम यूज करने जा रहे हो तो इसका जो थिकनेस होगा यहाँ पे, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितना होना चाहिए, तो 1/40 और गुने L इफेक्टिव, तो L इफेक्टिव बटे 40 कर दोगे, उससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए थिकनेस सिंगल लेसिंग के लिए। और इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस होगा वो 1/60 गुने L इफेक्टिव, L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 1/60। आप लिख सकते हो यहाँ पे L इफेक्टिव बाई 40 और L इफेक्टिव बाई 60, ठीक है। थिकनेस का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, L इफेक्टिव बाई 40 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर इफेक्टिव लेंथ मिल गया है, डिवाइड कर दो 40 से, तो जो भी वैल्यू आएगा 6 mm 10 mm उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज है, प्रोविजन याद, सर याद रखें, नहीं याद रखोगे नहीं होगा JEE, सिंपल सी बात है, यही सब चीज आता है, याद रखे नहीं रखे, बहुत बड़ा है, ज्यादा है, छोटा है, अगर उसका साइज देख के पढ़ना शुरू करोगे, कंटेंट देख के पढ़ना शुरू करोगे तो पीछे रह जाओगे आप। अरे जब आप ज्यादा नहीं पढ़ोगे तब तक आपसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बनेगा, ज्यादा न्यूमेरिकल या ज्यादा ऑब्जेक्टिव तभी ना बनेगा जब ज्यादा पढ़ोगे। और यही सब चीज जब डिफिकल्ट लगने लगता है तो जो कमजोर स्टूडेंट है यही से तो बाहर होते जाता है। जैसे अगर हर चीज आसान रहेगा तो हर कोई पढ़ेगा, हर कोई वहां पे कंपटीशन तो टफ हो जाएगा। तो जो कमजोर दिल का स्टूडेंट है, जो पढ़ने में थोड़ा सा मतलब नाखुश रहता है, जिसको पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, यही सब चीज से तो वो बाहर होगा, तभी ना पढ़ने वाला स्टूडेंट का एंट्री होगा SSC JEE या दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सोचोगे सर डिफिकल्ट टॉपिक है कैसे पढ़े, डिफिकल्ट टॉपिक है तो और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यही से तुम्हारा स्कोर ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। 5-7 नंबर यहीं से ज्यादा आ गया तो क्या हो गया, तुम कंपटीशन में आगे हो गए। डिफिकल्ट मतलब बोला जाता है कि क्या एक सैनिक युद्ध के टाइम में ब्रेव हो सकता है। जब युद्ध का समय आता है तो परिस्थितियां गंभीर होती है, ठीक है, आदमी डरा होता है। तो बोला गया था क्या कि एक जो सैनिक है युद्ध के टाइम में ब्रेव या बहादुर हो सकता है। तो बोला जाता है कि सैनिक सिर्फ युद्ध में ही बहादुर होता है, शांति के टाइम में तो सब शांत रहता है। जब भी डिफिकल्ट समय आया तो जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग होते हैं वो डिफिकल्ट टाइम में ही राइज करते हैं। जितना भी बड़ा बड़ा लीडर हुआ है वो बुरे समय से ही बाहर निकला है।
हिटलर का अगर तुम बायोग्राफिक देखो, या मतलब आई एम नॉट टेलिंग इज अ मतलब ग्रेट पर्सन, लेकिन जितने भी बड़े बड़े पर्सनालिटी हुए हैं वो डिफिकल्ट फेज आया, उस बुरे फेज को अच्छे से झेले और वहां से फिर वो बाहर आए हैं। ठीक है, तो अगर तुमको लगता है कि जेई अच्छे से क्लियर करना है तो यू हैव टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन, जहां पे आप लूज कर रहे हो ना वहीं से आपका राइज होगा, अगर उस चीज को आप हैंडल कर लिए। अगर मान लो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अगर यहीं पे अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, बढ़िया से चीजों को सीख लेते हो, यहीं से आपका ग्रोथ होगा। छोड़ दोगे छूट जाएगा, नहीं पढ़ोगे मन नहीं लगेगा। और थोड़ा सा ये जो स्टील का सब्जेक्ट है इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला आते हैं, तो थोड़ा सा टीचर के लिए ना बहुत ज्यादा ये मुश्किल सब्जेक्ट हो जाता है। एज अ टीचर हम स्टील भी पढ़ा चुके हैं, एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर आई हैव स्टडीड बोथ द स्टील एंड आरसीसी। तो एक स्टूडेंट के लिए समझना तो दोनों डिफिकल्ट है, लेकिन एक टीचर को ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है स्टील में। इसलिए देखना आपके जो कॉलेज के टीचर होंगे वो रिस्क नहीं लिए होंगे कि कहीं इमेज ना मेरा खराब हो जाए। ठीक है, स्टील पढ़ाएंगे तो देख लेना पढ़ाने का। आरसीसी पढ़ाना आसान है, एज ए टीचर आरसीसी को एक्सप्लेन करना, उसको डील करना, उसके बारे में एक्सप्लेन करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन वही बात स्टील की आ जाती है तो यहाँ पे एनर्जी दोगुना लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो देखेंगे ये सब। ऐसा नहीं कि ऐसा इसको पढ़ाना बहुत मुश्किल है, सिर्फ हम ही पढ़ा सकते हैं, गधा हैं फिर हम अगर ये स्टेटमेंट देते हैं कि सिर्फ ये पेपर सिर्फ हम ही पढ़ा सकते हैं। सारी जो पढ़ेगा वो पढ़ा देगा, नया चीज क्या, थोड़ी इसमें रॉकेट साइंस लगा हुआ है। तुमको एरोप्लेन बनाना थोड़े सिखा रहे हैं, अरे मोटाई बता रहे हैं, विड्थ बता रहे हैं, लेंथ बता रहे हैं, यही चीज तो समझा रहे हैं कि दो कनेक्शन होगा, जा मिट गया। हम यही चीज ना बता रहे हैं, नया चीज थोड़े बता रहे हैं। तुम लोग को ये बता रहे हैं बाबू कि ये जो कनेक्शन दिए हैं लेसिंग में, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे। तो बोलेगा बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोले कि इसका जो चौड़ाई आपको रखना है ना, जो विड्थ आपको रखना है, कभी भी डायमीटर ऑफ बोल्ट के 3 गुना से कम नहीं रखना है, नहीं तो टीयर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, फट जाएगा। यहां से कम रखोगे होल हो गया, टीयर अप हो जाएगा, बकलिंग से पहले कनेक्शन ही टूट जाएगा। बोले बढ़िया बात है सर, ये भी याद रख लिए कि विड्थ ऑफ लेसिंग जो है 3 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। सीख गए, आगे बताइए सर। तीसरा बोले कि थिकनेस भी देखोगे, तो बोलो हाँ, जितना ज्यादा लंबा उतना ज्यादा मोटा। अगर लंबाई बढ़ाओगे तो आपको मोटाई भी बढ़ाना होगा, तभी ना मजबूती बना रहेगा। तो कोड बताया कि एल इफेक्टिव बाई 40, जो भी वैल्यू आएगा उसको ले लो या उससे ज्यादा रखो थिकनेस फॉर द सिंगल लेसिंग। जब डबल लेसिंग दोगे तो लेसिंग जब डबल हो रहा है तो दो दो मेंबर दे ही रहे, तो थोड़ा पतला भी कर सकते हो। तो एल इफेक्टिव बाई 60 रख दिया है थिकनेस का वैल्यू, आप उससे पतला लेसिंग नहीं दोगे। चलो ये सब हो गया कोड के बारे में। तो थोड़ा सा मोटिवेट करना भी जरूरी है, बीच बीच में अब तो मोटिवेट करने का काम करेंगे ही। चलो आगे बढ़ जाते, वही यहीं पे ये चीज लिखा हुआ छोटू, बढ़िया सीखना या बढ़िया समझना। द थिकनेस शैल नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए मतलब उसके बराबर या उससे ज्यादा। किसके बराबर या किससे ज्यादा? तो 140 ऑफ द इफेक्टिव लेंथ फॉर सिंगल लेसिंग एंड 1/60 1/60 60 फॉर द डबल लेसिंग। चलो यहां तक समझा दिए होंगे, अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, द इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो, यानी जो लेमडा होगा कॉलम का, लेसिंग के कारण बढ़ जाएगा। देखो द इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो यानी लेमडा जो होगा कॉलम का ऑफ द लेस्ड कॉलम शैल बी टेकन एज 1.05 टाइम्स लेमडा, यानी 5% मोर होगा। जो भी आप कॉलम बना रहे हो, जो भी कॉलम बना रहे हो उसका सिलेंडरनेस रेशियो होगा ना बच्चा। बोलोगे कैसे सर, आपको कैसे पता सिलेंडरनेस रेशियो होगा? तो ध्यान से देखना, आप मान लो यहाँ पे 2 चैनल सेक्शन से आप एक मेंबर बनाए हो, एक चैनल सेक्शन इधर है, दूसरा चैनल सेक्शन इधर है। ठीक है, तो क्या इसका हम लोग IXX और I/Y निकाल पाएंगे? तो बोलोगे सर हाँ निकल जाएगा। यहाँ पे मान लो तुमने निकाल दिया I का वैल्यू, यहाँ IXX और I/Y बराबर है। ठीक है,
आई का वैल्यू निकल गया तो यहाँ से रेडियस ऑफ जायरेशन भी पता चल जाएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा आई बटे एरिया। जैसे ही रेडियस ऑफ जायरेशन पता चला आप लेंथ निकाल लोगे, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ किस पे डिपेंड करता है? तो सर इफेक्टिव लेंथ डिपेंड करता है कनेक्शन पे। अगर दोनों तरफ फिक्स्ड है तो जो भी लेंथ होगा उसका हाफ हो जाएगा। अगर दोनों तरफ हिंज है तो जितना इसका लेंथ होगा वही इफेक्टिव लेंथ होगा। इफेक्टिव लेंथ के बारे में ऑलरेडी वी हैव स्टडी अबाउट द इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ से इफेक्टिव लेंथ मिल गया, रेडियस ऑफ जायरेशन मिल गया, तो क्या यहाँ आर करके लेमडा का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? अगर इसका ध्यान से देखो, अगर इसका लेमडा का वैल्यू है, मान लो लेमडा का वैल्यू इसका 120 आ गया, ये कॉलम इसका लेमडा का वैल्यू 120 आ गया। जैसे ही आपने इसमें लेसिंग प्रोवाइड किया, जैसे ही मान लो आपने इसमें लेसिंग प्रोवाइड किया, बोथ साइड इधर भी और उधर भी लेसिंग दे दिए, लेसिंग देने से इसका जो लेमडा का वैल्यू है वो 1.05 गुने 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये और बढ़ जाएगा, लगभग 100 कितना हो जाएगा, 12 पर 6 बढ़ जाएगा, 126 के राउंड आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, बढ़ जाएगा, 5% बढ़ जाएगा। 120 का 5% आप बढ़ा दो, 120 प्लस 120 का 5%, 5% बढ़ा दिए। देखो यहां से 120 कॉमन ले लें, 120 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 5/100 बचा। अब 120 और क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.05 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 120 गुने 1.05। सेम ही चीज है, 1.05 कहने का मतलब क्या हो गया, 5% मोर। ठीक है, अगर किसी का 50% बढ़ाना है तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 50% बढ़ जाएगा। अरे आ रहा है इतना बात समझ में? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 गया, 12 5 60 6, 126 हो जाएगा। तो लेसिंग देने से सिलेंडरनेस रेशियो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखोगे इस चीज को, सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ जाता है लेसिंग सिस्टम से। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा, इसको पॉज करके नोट कर लो। याद रखना द इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो जो लेमडा होता है लेस्ड कॉलम में जहां पे लेसिंग दिए शैल बी टेकन एज 1.05 टाइम्स द लेमडा। जो भी उसका सिलेंडरनेस रेशियो होगा उससे वो वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। चलो इसको पॉज करके नोट करो, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहां पे देखो सिंगल लेसिंग और डबल लेसिंग का फिगर बना हुआ है, आप इसको बना लो। ठीक है, आप ये डायग्राम है इसको बढ़िया से नोट कर लो, अच्छे से इसको ड्रॉ कर लो। कौन कौन बनाओगे, तो ये दोनों डायग्राम बना लेना। फिलहाल ये सिंगल लेसिंग का जो डायग्राम है इसको आप बना लो। ये सिंगल लेसिंग का है, इसको बना लो सिंगल लेसिंग, लिख भी लेना नीचे। और ये लिख लेना डबल लेसिंग, DOUBLE डबल लेसिंग। ठीक है, सिंगल लेसिंग डबल लेसिंग। उम्मीद है यहां से दिख रहा होगा, बना लेना बढ़िया से इसको। थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन को यानी बोल सकते हो इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके बना लेना। अगर यहाँ पे सिंगल लेसिंग डबल लेसिंग नहीं दिख रहा है तो आईएस कोड में आ जाते हैं, यहां से भी आपको सेम ही चीज है, यहां से भी आप लिख सकते हो सिंगल लेसिंग डबल लेसिंग का सिस्टम। देखो यहां पे सिंगल लेसिंग डबल लेसिंग बना हुआ है, जहां पे भी ठीक लगे। दिस इज द सिंगल लेसिंग, आप यहां पे सिंगल लेसिंग देख सकते हो, यहां पे डबल लेसिंग देख सकते हो। ठीक है, चलो तो उम्मीद है कि ये डायग्राम आप बना लिए होगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं बैटन पे। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा बट यू हैव टू मैनेज, इसको आप मैनेज कर लेना। चलो ठीक है, तो उम्मीद है ये लिख लिया होगा, ये बैटन सिस्टम है। चलो इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, पहले हम लोग बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट है बैटनिंग। ध्यान से देखना, बैटनिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग बैटन सिस्टम देते हैं। और बैटन सिस्टम क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। बैटन सिस्टम क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। चलो जल्दी से लिख लो इसको, यहां पे अच्छा ठीक है, इसको कलर वाइट कर देते हैं। देखो बैटनिंग, बैटन इज ए मेथड ऑफ कनेक्टिंग एलिमेंट। बैटनिंग क्या एक मेथड है जिसमें हम लोग एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं बिल्ट अप कॉलम के। ठीक है, ध्यान से समझना, बैटनिंग इज ए मेथड ऑफ कनेक्टिंग एलिमेंट ऑफ बिल्ट अप कॉलम। बैटन मेंबर आर सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। जो बैटन मेंबर होगा, बैटन मेंबर आर सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बैटन आर हॉरिजेंटल मेंबर विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेसिंग टू कीप द मेंबर ऑफ कॉलम एट रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ठीक है, बैटन आर हॉरिजेंटल मेंबर, कैसा मेंबर होता है, तो हॉरिजेंटल मेंबर होता है।
जिसका यूज किया जाता है लेसिंग के जगह पे, और ये किस चीज का काम करता है, तो कॉलम के जितने भी मेंबर हैं उसको रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे रखने का काम करता है। दो यहां पे है, उसको रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे रखने का काम करता है। चलो ठीक है। ए मिनिमम नंबर ऑफ बैटन शुड बी यूज्ड इन बिल्ट अप कॉलम इज इक्वल टू 4। आपको कम से कम 4 यहां पे बैटन देना है, या जो भी आप बैटनिंग सिस्टम दे रहे हो तो उसमें जो भी आप बैटन दोगे वो 4 दोगे, एक टॉप में, एक बॉटम में और 2 बीच में। एंड दीज शुड बी एट ए इक्वल डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, कम से कम 4 से आप ज्यादा दे सकते हो। देखो, द थिकनेस ऑफ बैटन प्लेट शैल नॉट बी लेस देन 150 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इनर मोस्ट कनेक्शन कनेक्टिंग ट्रांसवर्स बोल्ट और वेल्ड। यहाँ पे थिकनेस जो बोला गया है वही इफेक्टिव लेंथ का जो बात कर रहे थे वो 1/50, 140, 160, 150। तो जो भी उसका इफेक्टिव लेंथ होगा एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 50 कर दो, इससे थिकनेस जो है वो ज्यादा ही होना चाहिए, यही चीज बोल रहा है। द थिकनेस ऑफ बैटन प्लेट, जो भी आप प्लेट यूज करोगे वो नॉट लेस देन 1/50 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इनर मोस्ट कनेक्शन, ठीक है, कनेक्टिंग ट्रांसवर्स बोल्ट, जो भी आपने बोल्ट दिया है उस बोल्ट के बीच का डिस्टेंस। जैसे यहां पे ट्रांसवर्स आपको यहां पे दिक्कत दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो इसको हटा देते हैं, कनेक्टिंग बोल्ट और वेल्ड, ठीक है। द इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ बैटन कॉलम शैल बी टेकन एज 1.1 टाइम्स। जैसे ही आपने बैटनिंग दिया तो बैटन देने से जो 10% सिलेंडरनेस रेशियो इंक्रीज करना पड़ेगा, और वहां पे लेसिंग में कितना था बच्चा, तो 5% सिलेंडरनेस रेशियो इंक्रीज हुआ था। देखना, द इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ बैटन्ड कॉलम, जो भी नॉर्मल कॉलम होगा और बैटन कॉलम का जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो यहां पे जो इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो है बैटन्ड कॉलम का वो 1.10 टाइम्स होगा लेमडा का, वेयर लेमडा इज द मैक्सिमम एक्चुअल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम, जो भी है उससे ज्यादा होगा। चलो यहां तक तो समझ में आ गया, इसको बढ़िया से पॉज करके नोट करके लिख लेना, ठीक है। ये बैटनिंग का ये हो गया आपका डायग्राम, ऐसा कुछ बैटन दिखता है, आपको ये नहीं बनाना है, आपको बैटन आप इतना पूरा लिख चुके हो तो ये बना लेना बैटन, ठीक है। यहां पे हम थोड़ा सा ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देते हैं, यहां पे बैटन आपको दिख रहा होगा, ये बना लेना, जस्ट वेट, ये बैटन है, ये आप इसको ड्रॉ कर लो। चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, और हम लोगों का यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने यूनिट 1 अपना कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, यूनिट 2 में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।